नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी साहित्य, और आप हैं मेडल स्कॉलर चैनल पर। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि एसएससी जूनियर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए हम पूरा सिलेबस कराएंगे, और उसी के तहत हमने एक सीरीज आपसे शुरू करने के लिए कहा था जिसमें हिंदी के निबंध और अंग्रेजी के निबंध होंगे। इसमें आज जो पहला निबंध हम हिंदी के निबंध के अंतर्गत लेकर के आए हैं, वो जो सीरीज़ हमने आपको दी थी जिसमें हमने आपको सीक्वेंस बताया था कि कौन कौन से निबंध हम पढ़ेंगे और किस किस हेडिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे, उनको याद करने की ट्रिक्स भी हमने आपको पुराने वीडियो में बताई थी। आशा है आपने वो देख लिया होगा। अब उसी सीरीज़ के अंतर्गत आज का पहला वीडियो है हिंदी निबंध, और उसका विषय है भारत विश्व में बढ़ता कद। तो आइए देखते हैं इस निबंध को कैसे लिखें। विद्यार्थियों, हिंदी निबंध की विषय सूची के अंतर्गत हमने कुल 7 विषय आपको बताए थे कि 2024 की परीक्षा में ये 7 विषय के अंतर्गत ही आपको तैयारी करनी है। विद्यार्थियों, पहला जो विषय हमने आपके लिए पसंद किया था वो था भारत विश्व में बढ़ता कद, और हमने आपको बताया था कि इस विषय को हम पढ़ेंगे निम्न हेडिंग्स के अंतर्गत। इसमें पहला था प्रस्तावना, दूसरा इतिहास से साक्षात्कार, तीसरा आर्थिक विकास, फिर हमने विज्ञान और तकनीकी की बात की थी। उसके बाद बताया था कि शिक्षा का अद्वितीय स्वरूप, सांस्कृतिक धरोहर, विश्व पटल पर योग का बढ़ता वर्चस्व। साथ ही हमने कहा था कि हम चर्चा करेंगे कोरोना संकट में विश्व का मार्गदर्शक, और पर्यावरण संरक्षण का वर्णन करते हुए उपसंहार का वर्णन करेंगे। तो चलिए विद्यार्थी, आज हम इसी विषय पर आपके लिए निबंध बना करके लेके आए हैं, और उसमें कंटेंट किस तरह का होगा, शब्दावली आपको कैसे यूज करनी है। मेरा मकसद तत्सम शब्दों का प्रयोग को बढ़ावा देना नहीं है, उसके पीछे बिंदु ये होता है कि विद्यार्थी उन बड़े बड़े तत्सम शब्दों को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन एग्जाम में या तो वर्तनी संबंधी गलती हो जाती है या वो शब्दों को ही भूल जाता है। यही कारण है कि मैंने जो भी निबंध आपके लिए तैयार किए हैं बिल्कुल सरल और बोलचाल की भाषा के अंतर्गत तैयार किए हैं। इससे होगा ये विद्यार्थी कि एक बार जब आप वीडियो देख लेंगे, दोबारा से आप डबल स्पीड में करके देख लेंगे तो फिर वो निबंध आपको रट जाएगा। और विद्यार्थियों, आपको पता ही है, आपके सपनों की उड़ान हमेशा मेडल स्कॉलर पर ही पूरी हो सकती है। ट्रांसलेटर, अनुवादक बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है शब्दों को पहचानना, शब्दों के पीछे छिपे हुए अर्थ को जानना। और यही कारण है कि यही एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो आपको एकदम फ्री, बिना किसी निस्वार्थ भावना के साथ आपके साथ जुड़ने जा रहा है। आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया होगा। इससे होगा ये विद्यार्थियों कि जब भी हम वीडियो लेके आएंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को देखने से वंचित नहीं रहेंगे। और विद्यार्थी जो नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, उनसे 2 कदम आगे होकर के अपने सपने, अनुवादक बनने का जो सपना है उसको साकार कर पाएंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज का निबंध भारत विश्व में बढ़ता कद। विद्यार्थियों, भारत विश्व में बढ़ता कद, इसकी प्रस्तावना में हमें लिखना चाहिए 142 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला देश भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत अपनी अद्भुत सांस्कृतिक विरासत, विकास की गति और अनगिनत रोचक तथ्यों के साथ विश्व में आगे बढ़ रहा है। आज़ादी पाने के बाद भारत ने बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। भारत कृषि में आत्मनिर्भर बन चुका है और अब दुनिया के सर्वोत्तम औद्योगिकृत देशों की श्रेणी में इसकी गिनती की जाती है। विद्यार्थियों, प्रस्तावना हमेशा आपका शॉर्ट और क्रिस्प होना चाहिए। पढ़ने वाले को लगना चाहिए, उसकी जिज्ञासा जगनी चाहिए, उसे लगना चाहिए कि इस विषय में और जानने की उसको उत्कंठा पैदा हो। यहाँ पर पहली लाइन के अंतर्गत ही हमने जिज्ञासा उत्पन्न की है। देखिए, पहला लाइन हमने लिखा है 142 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला देश भारत। तो यहाँ पर रीडर के माइंड को क्लिक करेगा, 142 करोड़ जनसंख्या होगी, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। जो हमारे भारत देश की सबसे बड़ी विशेषता है वही विशेषताएं हमने उठा करके आपके प्रस्तावना में डाली है। यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, अद्भुत सांस्कृतिक विरासत और कृषि पर आत्मनिर्भर बन जाना। तो ये ऐसी विशेषता है भारत की जिससे विश्व में उसका कद बढ़ा है। और यही कारण है कि ये चारों चीज़ें मैंने उठा करके आपके प्रस्तावना में डाली है, जिससे भूमिका हमारी इतनी रोचक बन जाए कि एग्जामिनर को लगे कि इन्होंने कोई पॉइंट छोड़ा ही नहीं है।
और उन्हीं 4 पॉइंट को 4 लाइनों के अंतर्गत मैंने इस तरह से प्रो दिया कि एक दूसरे से वो लिंक भी हो रही हैं। जैसे 142 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला देश भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो 2 फैक्ट मैंने एक लाइन के अंदर डाल दिए। भारत अपनी अद्भुत सांस्कृतिक विरासत और विकास की गति, अनगिनत रोचक तथ्य, संस्कृति से जुड़े हुए तथ्य हैं, विकास, अद्भुत सांस्कृतिक विरासत में विकास की गति और उसमें रोचक तथ्य, विश्व में आगे बढ़ रहा है। आज़ादी पाने के बाद भारत ने बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक, अब हम देखेंगे कि विश्व में बढ़ता कद के बारे में बात करें, हम विकसित नहीं हो चुके, विकासशील है, लेकिन हमारा कद इतनी तेजी से बढ़ रहा है, आने वाले समय में हम विकसित देश बनेंगे। यही कारण है कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि आज़ादी पाने के बाद भारत ने बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। भारत कृषि में आत्मनिर्भर बन चुका है और अब दुनिया के सर्वोत्तम औद्योगिकृत देशों की श्रेणी में इसकी गिनती की जाती है। तो देखिए विद्यार्थियों, इस तरह से हम सबसे पहले हमारे फैक्ट होने चाहिए। फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि विश्व में बढ़ता कद किस वजह से बढ़ा है कद, वो 4 पॉइंट केवल आपने याद कर लिए, सेंटेंस तो आप एग्जाम में बना ही देंगे, तो यहाँ रटने की जरूरत नहीं है, केवल फैक्ट एंड फिगर याद करना है। अब जैसे आपको प्रस्तावना में क्या लिखना है, विश्व में भारत का कद, तो आपको याद हो गया होगा 142 करोड़ की जनसंख्या, विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र, अद्भुत सांस्कृतिक विरासत और कृषि में आत्मनिर्भरता। बस ये 4 टॉपिक याद किए, प्रस्तावना बन गई। इसी तरह से दूसरा जो बिंदु है इसी निबंध के अंतर्गत, जिसमें हम लिखेंगे इतिहास से साक्षात्कार। विद्यार्थियों, आपके मन में आ रहा होगा कि प्रस्तावना के जस्ट बाद हमने इतिहास से साक्षात्कार क्यों लिखा है। देखिए, तारतम्यता एक हिंदी में होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से हमेशा जुड़ा हुआ महसूस होना चाहिए, तभी आपका निबंध अच्छा बन पाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जब अंत किया है वहीं पर हमने लिखा है कि भारत कृषि में आत्मनिर्भर बन चुका है और अब दुनिया के सर्वोत्तम देशों की श्रेणी में इसकी गिनती की जा रही है। तो इतिहास जहां हमने शुरू किया है, आज़ादी पाने के बाद भारत ने बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है, मतलब हम इतिहास से उठा के वर्तमान में आए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है कि भारत की बहुआयामी प्रगति हुई है, तो उसको कैसे देखेंगे, उसका जरिया है इतिहास से साक्षात्कार करने का। यानी कोई भी अगर बिंदु पर आप निबंध लिखेंगे तो प्रस्तावना देने के बाद उसके पास्ट को आप खंगालेंगे, यानी पहले से उसका जुड़ाव आगे की ओर ले जाएंगे। हमेशा आगे से पीछे की ओर कोई चीज़ नहीं जाती, पीछे से आगे की ओर हमेशा चीज़ें बढ़ती हैं। तो पहले हम इतिहास से साक्षात्कार करेंगे, उसके बाद हम विकास को देखेंगे कि किन किन चीज़ों में हमारा विकास हुआ है और वर्तमान में हम किस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, किस क्षेत्र में हमारी स्पेशलिटी है। तो यही कारण है हमने प्रस्तावना दी और फिर उसके बाद दिया इतिहास से साक्षात्कार। विद्यार्थियों, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए डिस्क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर विद्यार्थी निबंधों को रटने की कोशिश करता है। निबंध लिखना एक कला है और वो हर उस विद्यार्थी को आ जाती है जो हिंदी में बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी है, वो भी बहुत अच्छा निबंध लिख सकता है, बशर्ते कि कुछ ट्रिक्स का वो ध्यान रखे जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ कि कैसे हमको प्रस्तावना देनी है, कैसे हमको बिंदुज बनाने, किस सिंक्रोनाइज वे में हमको वहाँ से अपने टॉपिक्स को लेते हुए चलना है, जिससे कि हमसे कोई गलती ना हो और एग्जामिनर हमें पूरे नंबर दे। अब बात करते हैं इतिहास से साक्षात्कार की। भारत ने अपने पिछले 10,000 वर्षों के इतिहास में कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। भारत की जो सबसे बड़ी विशेषता है विश्व में बढ़ते हुए कद की वजह से कि हम कभी भी आक्रमणकारी नहीं रहे, और यही विशेषता को हमने इतिहास में साक्षात्कार में सबसे पहले उठाया, क्योंकि सबसे पुरानी सबसे गूढ़ रहस्य वाली जो भारत की विशेषता है कि भारत कभी आक्रमणकारी नहीं रहा, यानी पहले से वार उसने कभी नहीं किया है। विश्व को शून्य के साथ दशमलव के बारे में अवगत कराने से लेकर पाई के मान तक भारत हमेशा विश्व गुरु की भूमिका निभाता आया है। अब हमने क्या किया कि हमारे जो कोर पॉइंट है भारत के उनको उठाया। कैसे कि एक तो हमने शून्य दिया विश्व को, दूसरा हमने पाई का मान दिया विश्व को। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि हमको विश्व गुरु बनाती हैं कि सबसे पहले अगर शून्य और दशमलव का ज्ञान अगर किसी देश ने कराया विश्व को तो वो था भारत। तो हम इस विशेषता को क्यों छोड़ें, हम क्यों ना बताएं विश्व को कि देखिए हम क्या थे और अब क्या हो गए हैं। यानी हमारा स्वरूप प्राचीन में भी अच्छा था और आज हम किसी देश के अंडर में रहने के बावजूद अब तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो पास्ट है वो बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है। उस स्वर्णिम इतिहास की शुरुआत हमने यहाँ से की है कि भारत विश्व को शून्य के साथ दशमलव के बारे में अवगत कराने से लेकर पाई के मान तक भारत हमेशा
विश्वगुरु की भूमिका निभाता आया है। इसी प्रकार बात चाहे विश्व के पहले विश्वविद्यालय तक्षशिला की हो या फिर नालंदा विश्वविद्यालय की, शिक्षा के क्षेत्र में भारत विश्व के सामने एक आदर्श स्थापित करता आया है। हमने वहाँ पर बात कर ली शून्य दशमलव की बात कर ली और पाई के मान की बात कर ली। इसके बाद हम अपनी शिक्षा के क्षेत्र में बताएंगे कि पास्ट में क्या था। तो हमारे पास तक्षशिला था, हमारे पास नालंदा विश्वविद्यालय था, और इसी तरह हम भारत की वेद भाषा संस्कृत सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है। बहुत ही बड़ा फैक्ट है, इस फैक्ट को हमें छोड़ना ही नहीं है कि भारत की वेद भाषा संस्कृत, जो संस्कृत हम भारत की जननी है, भारत की सभी भाषाओं की जननी है, उस संस्कृत भी, वो संस्कृत यूरोपीय भाषाओं की भी जननी है। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए हमारी देववाणी संस्कृत भाषा ही सबसे उपयुक्त मानी गई है। और देखिए, कंप्यूटर से आज पूरा जमाना चल रहा है, लेकिन साइंटिस्टों ने यह भी माना है कि इस कंप्यूटर के लिए अगर सबसे ज़्यादा उपयुक्त भाषा कोई है जिसमें कोडिंग हो सकती है। आप सोचेंगे संस्कृत में हलंत वगैरह होते हैं, सर कैसे हो गया, लेकिन कोडिंग जो करता है कंप्यूटर, जिससे प्रोग्रामिंग बनता है, अगर वो संस्कृत लैंग्वेज में बनता है तो बहुत ही बेस्ट कंप्यूटर बनता है, सुपर कंप्यूटर बन करके निकल के आता है। विद्यार्थियों, आगे हमने लिखा है 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश के कब्जे तक हमारा प्यारा भारत इस पृथ्वी पर सबसे अमीर देश था। इतना ही नहीं, बादशाह नौवहन के आविष्कार की हो या शतरंज के आविष्कार की, फिर चाहे खगोल शास्त्र की, हमारे भारतीयों ने इस विश्व के सामने आदर्श स्थापित कर एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई है। विद्यार्थियों, कभी भी हिंदी में ना आप लोगों को कोई भी सिंपल सेंटेंसेस नहीं लिखना है, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हुए चलना है। एक से गागर में सागर भरना जिसको बोलते हैं, उस तरह के सेंटेंसेस अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो पढ़ने वाले की मानसिकता पर ज़्यादा गंभीर प्रभाव पड़ता है। यानी एक ही वाक्य के अंदर 2 या 3 बात आपने कह दी हो तो उससे ये होता है कि शॉर्ट एंड क्रिप्स रहता है आपका निबंध, और पढ़ने वाले की उत्सुकता जागरूक होती है। तो अब हम इतिहास से साक्षात्कार को एक बार लय में पढ़ते हैं, फिर हम जाएंगे आर्थिक विकास के ऊपर। शुरू करते हैं इतिहास से साक्षात्कार। भारत ने अपने पिछले 10,000 वर्षों के इतिहास में कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। विश्व को शून्य के 7 दशमलव के बारे में अवगत कराने से लेकर पाई के मान तक भारत हमेशा विश्वगुरु की भूमिका निभाता आया है। इसी प्रकार बात चाहे विश्व के पहले विश्वविद्यालय तक्षशिला की हो या फिर नालंदा विश्वविद्यालय की, शिक्षा के क्षेत्र में भारत विश्व के सामने एक आदर्श स्थापित करता आया है। भारत की वेद भाषा संस्कृत सभी यूरोपीय भाषाओं की जननी है। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए हमारी देववाणी संस्कृत भाषा ही सबसे उपयुक्त मानी गई है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश के कब्जे तक हमारा प्यारा भारत इस पृथ्वी पर सबसे अमीर देश था। इतना ही नहीं, बात चाहे नौवहन के आविष्कार की हो या शतरंज के आविष्कार की, या फिर चाहे खगोल शास्त्र की, हमारे भारतीयों ने इस विश्व के सामने आदर्श स्थापित कर एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई है। विद्यार्थियों, इस तरह हमने प्रस्तावना को देखा, इतिहास से साक्षात्कार बिंदु को देखा। अब हम चलते हैं हमारे विकास की ओर। तो सबसे पहले जो बिंदु लिया है विकास में हमने, वो लिया है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, ये कंटेंट किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, किसी गाइड में आपको नहीं मिलेगा। ये मेरे खुद के बनाए हुए निबंध हैं जो स्पेशली मेरे प्यारे विद्यार्थी जो सीनियर ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, एसएससी के द्वारा तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैंने ये कंटेंट स्पेशली तैयार किया है। नया कंटेंट है, नई भाषा में है, इसको आप पूरी तरह अच्छे से तैयार करके जाएंगे और 2024 में मेरा बैच में से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन लेने वाले विद्यार्थी होंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरे पास अभी विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा नहीं है क्योंकि मुझे ज़्यादा ऐड करना नहीं आता है, मेरे पास रिसोर्सेज कम हैं। जो भी सब्सक्राइबर मेरे से जुड़ रहे हैं वो अगर आप मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं तो ये आपका बड़प्पन है। विद्यार्थियों, अगर आप मेरे से जुड़ते हैं और हमारा 100 लोगों का परिवार अगर ट्रांसलेटर में बनता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैं 90 लोगों को ट्रांसलेटर बना करके रहूंगा। मैं इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि ट्रांसलेटर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आप जुड़े रहिए। मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे है कि कंटेंट जब आपके पास जाता है आप उसे लाइक करके मुझे बताएं। अगर उसमें कोई कमी है तो कमेंट के माध्यम से मुझे लिखें कि सर यहाँ पर इस बिंदु पर हमें क्लैरिफाई नहीं हुआ है, या ये वाला पॉइंट आपका अच्छा लगा, ये वाले कंटेंट हमें अच्छे लगे, इसमें कौन सी बात सबसे अच्छी लगी वो भी आप बताएं, जिससे कि आगे के वीडियोज़ में हम उसको इंक्लूड कर सकें और अगर हम में कोई दोष है तो उसे सुधारा भी जा सके। आप सभी मेरे से जुड़ रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब शुरू करते हैं विद्यार्थियों आर्थिक विकास।
आज़ादी के बाद भारत ने आर्थिक दृष्टि से भी अपनी दिशा बदली है। देखिए, कोई भी पॉइंट होगा उसको हम पास्ट से प्रेजेंट की ओर लाएंगे, कभी भी हम प्रेजेंट से पास्ट में निबंध में नहीं जाते हैं। यानी कोई भी बिंदु आपने लिखा निबंध के अंदर तो पहले पिछले हिस्से से शुरू करते हैं और प्रेजेंट तक लेके आएंगे। तो ये जो ट्रेंड है ये आपको हर निबंध में फॉलो करना है। और निबंध के जो सब बिंदु है जहाँ पे सब पैराग्राफ के अंदर आप हेडिंग्स देते हैं उनमें भी आपको फॉलो करना होगा। तो जैसे हमने शुरू किया आर्थिक विकास के अंतर्गत, आज़ादी के बाद भारत ने आर्थिक दृष्टि से भी अपनी दिशा बदली है। विश्व बाजार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए यहाँ के व्यापारिक सेक्टर ने नए आयाम स्थापित किए हैं। 1991 के बाद से भारत में उदारीकरण और आर्थिक सुधार की नीति लागू होने से बहुत तेज आर्थिक प्रगति हुई है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आर्थिक विकास का। आर्थिक विकास में अगर ये लाइन आपने नहीं लिखी तो कुछ नहीं लिखा कि 1991 के बाद से भारत में उदारीकरण और आर्थिक विकास सुधार की नीति लागू हुई। आर्थिक विकास हुआ क्यों? हुआ इसलिए क्योंकि आर्थिक सुधार और उदारीकरण की जो नीति थी वो हमारी 1991 यानी 1991 में लागू हुई थी और उसी के बाद भारत में आर्थिक विकास संभव हो पाया। तो अगर ये कंटेंट वाली ये लाइन अगर किसी विद्यार्थी ने छोड़ दी एग्जाम में और बहुत सारा कुछ लिख दिया, ये होता है, विकास होता है, फैक्ट्रियाँ लग गई, ये लग गई, वो लग गई, लेकिन मेन कंटेंट अगर नहीं लिखा, मेन बात जो एग्जामिनर आपसे सुनना चाहता है कि आर्थिक विकास हुआ क्यों, वो कोर पॉइंट पर आपको याद रखना है। इसीलिए जहाँ पर कोर पॉइंट है मैंने अंडरलाइन कर दी है, उस पर आप गौर करके उस चीज़ को ज़रूर याद रखेंगे और उसे अपने आंसर में शामिल करेंगे। विद्यार्थियों, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने जो यहाँ लिखा है वो जो कि आपको एग्जाम में छापना है, ऐसा नहीं है। आपकी भाषा का आपका अपना कौशल है, आप उसे अपनी भाषा में लिखेंगे, बट कौन से बिंदु शामिल करने हैं, कौन से कोर पॉइंट हैं जो आपको वहाँ पर जो कि तो लिखने हैं, वो कोर पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आर्थिक विकास के बारे में आप लिख देंगे, बहुत सारा अच्छा भी लिख देंगे, लेकिन जो कोर बिंदु है कि 1991 के बाद से भारत में उदारीकरण और आर्थिक सुधार की नीति लागू हुई, तो उस बिंदु को आप अपनी भाषा में ज़रूर अपने लैंग्वेज में शामिल कीजिएगा जिससे आपको पूरे मार्क्स मिल सके। लागू होने से बहुत तेज आर्थिक प्रगति हुई है और भारत विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया है। जुलाई 2023 से भारत में विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। वर्तमान में भारत जीडीपी के संदर्भ में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देखिए कैसे हमने पास्ट से शुरू किया और वर्तमान तक टॉपिक को लेकर आ गए। तो कोई भी निबंध हो, कोई भी पैराग्राफ हो, आप पास्ट से शुरू करेंगे और प्रेजेंट तक लेके आएंगे। ये सब ट्रिक पूरे यूट्यूब में या आपने जहाँ भी आप कोचिंग ली होगी, पेड कोचिंग भी ली होंगी, आपके पास नोट्स भी होंगे, कोई बताने वाला नहीं है कि कैसे लिखे निबंध। आपको केवल टॉपिक दे देगा, बम्बार्ड कर देगा टॉपिकों के। बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल हैं जो केवल आपको ये तैयार कर लो, ये तैयार कर लो, ये निबंध तैयार कर लो, आपको 150 निबंध की सूची दे देगा। अब आप बताइए कि एक विद्यार्थी 100 निबंध तैयार कर सकता है क्या? वो कंटेंट कहाँ से लाएगा, उस कंटेंट के अंदर क्या लिखेगा, वो कोई बताने वाला नहीं है। केवल उनको सब्सक्राइबर चाहिए, व्यूवर्स चाहिए, बस उनका मकसद यही है कि बस सनसनी फैलाना। मेरा मकसद सनसनी फैलाना नहीं है, मेरे विद्यार्थियों को सिलेक्शन दिलाना है। यही कारण है कि मैं छोटी से छोटी जो बारीक से बारीक चीज़ें हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपका भी फर्ज बनता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि छोटे से छोटा कमेंट, हर वीडियो के ऊपर आपका कमेंट आना चाहिए। यानी आप 22 से 25 लोग मेरे ट्रांसलेटर में आप जुड़े हुए हैं, तो हर वीडियो पे मुझे 22 कमेंट चाहिए। यानी हर विद्यार्थी जब इसको देख रहा है, मेरा सब्सक्राइबर देख रहा है, उसे कैसा महसूस हो रहा है, उसे दिक्कत कहाँ रही है। एक तरीके से जैसे लाइव क्लास में आप टीचर से पूछते हैं कि सर हमें ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, तो उस वीडियो के कॉमेंट में आपके कॉमेंट आने चाहिए। तभी तो मुझे लगेगा कि मेरे विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए, कौन सा कंटेंट चाहिए, किस तरह के परिवर्तन करना है, कौन सी क्लास देनी। विद्यार्थियों, अगर आपने वीडियो देखा है तो आपका कमेंट बनता ही बनता है। अगर आपको ट्रांसलेटर बनना है तो आपको मेरे साथ जुड़ना ही पड़ेगा और जुड़ करके अपनी भावनाएं मुझ तक पहुंचानी होंगी कि आप क्या सोच रहे हैं और किस तरह से आपको और मदद दी जा सकती है। तो उस विषय में ज़रूर आप प्रयास करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो आर्थिक विकास को हमने पास्ट से शुरू किया, फिर हम मिड में आए 1991 में और फिर आए 2023 में। देखिए जुलाई 2023 में भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बना है। तो वो फैक्ट हम कैसे छोड़ सकते हैं आर्थिक विकास के अंतर्गत? आर्थिक विकास में कि हमारे कामगारों की संख्या बढ़ेगी, हाथ काम करने वाले हाथ बढ़े हैं तो विकास
तेज़ी से होगा। तो ये सब चीज़ें क्योंकि आर्थिक विकास से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए हमको देना है। और सबसे बड़ा फैक्ट था कि वर्तमान में भारत जीडीपी के संदर्भ में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो वो फैक्ट भी हम नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पर 3 फैक्ट आए आर्थिक विकास में। 1991 के बाद उदारीकरण और आर्थिक सुधार की नीति, दूसरा जुलाई 2023 में भारत की जनसंख्या सबसे बड़ा देश बना, और 5वीं अर्थव्यवस्था बना। तो ये 3 फैक्ट आपको आर्थिक विकास में शामिल करने ही करने हैं। बाकी की लैंग्वेज आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, निबंध कोई परेशानी नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। फिर बात आती है विद्यार्थियों विज्ञान और तकनीकी की। विज्ञान और तकनीकी, क्योंकि अब हमने क्या कर लिया, इतिहास से साक्षात्कार कर लिया, अब आर्थिक विकास भी कर लिया, अब हम करेंगे विज्ञान और तकनीकी की बात। फिर हम जाएंगे शिक्षा, सांस्कृतिक है, और फिर हम विश्व पटल पर भारत का वर्चस्व, फिर हम कोरोना में हमने क्या किया, पर्यावरण संरक्षण में हम क्या कर रहे हैं, और फिर हम बाइंड अप कर देंगे उपसंहार के साथ। तो देखते हैं विज्ञान और तकनीकी में हमें क्या लिखना चाहिए। भारत की प्राचीनतम उपलब्धियों में से लेकर चंद्रयान के प्रक्षेपण तक। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, प्राचीन काल से फिर शुरू किया। मैंने आपको बता रखा है निबंध लिखने की स्टाइल हमको पास्ट से शुरू करना है और वर्तमान में लेके आना है। कोई भी बिंदु लिख रहे हो, कोई भी निबंध में भी ऊपर से नीचे तक की शैली वही रहेगी, और जो सब पैराग्राफ है जहाँ पर आप हेडिंग्स के अंदर हेडिंग्स देंगे वहाँ भी आपको ये रखना है, पास्ट से शुरू करना है, प्रेजेंट में लाना है। उससे होता ये है कि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो पहले उसको गोता लगाना है पास्ट में, और प्रेजेंट में आते हैं आपको प्रेजेंट में पूरे नंबर दे करके जाएगा। विज्ञान तकनीकी में देखते हैं, भारत की प्राचीन काल की उपलब्धियों से लेकर चंद्रयान के प्रक्षेपण तक सफलताओं का एक लंबा इतिहास रहा है। यानी हमने क्या किया, प्राचीन काल की उपलब्धियों से लेकर अभी प्रेजेंट में क्या हुआ है, चंद्रयान हमने छोड़ा है, जो विश्व में पहला देश बना भारत साउथ पोल पर लैंड कराने वाला। तो उस उपलब्धि को हम कैसे छोड़ सकते हैं, यही कारण है कि मैंने उसको इसमें शामिल किया। विज्ञान के क्षेत्र में भारत अपनी अनगिनत उपलब्धियों के चलते ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में 40वें स्थान पर है। देखिए आपको फैक्ट एंड फिगर्स लेने ही पड़ेंगे। अगर आप ऐसे फैक्ट्स लेते हैं तो एग्जामिनर को बहुत खुशी होती है, आप उसको पता चलता है कि आपने ऐसे ही डींगे नहीं हाँकी हैं, आपको फैक्ट्स पता हैं। तो जहाँ पर फैक्ट है वो मैंने अंडरलाइन किया है, वो आपको अपनी लैंग्वेज में जब भी आप विज्ञान तकनीकी की बात करेंगे, किसी भी निबंध के अंदर अगर विज्ञान तकनीकी की बात होगी तो ये फैक्ट आपको लिखना ही पड़ेगा कि भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में 40वें स्थान पर है। अमेरिका की साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैज्ञानिक प्रकाशन के क्षेत्र में विश्व में 3रे स्थान पर है। देखिए 2 फैक्ट हमने यहाँ से उठाए हैं। एक तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो आपके सेंसेक्स है उसमें 40वें स्थान पर है, और आपका जो इंजीनियरिंग इंडेक्स है अमेरिका का 2023 का, उसमें वैज्ञानिक प्रबंधन के क्षेत्र में भारत 3रे स्थान पर है। देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारे देश की। तो अगर विश्व में भारत के बढ़ते कद में हम इन फैक्ट्स को नहीं रखेंगे तो फिर हम लिखेंगे क्या। सर्टेन फैक्ट्स ही हैं जो कि हमारे ऐसे में शामिल होने हैं, हमारे निबंध में शामिल होने हैं। उन सब पैराग्राफ के अंतर्गत आपको उनको शामिल करना ही होगा, तभी आपको पूरे मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पर 2 हमने इंडेक्स लिए हैं, एक तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 40वें स्थान, और वैज्ञानिक प्रकाशन के क्षेत्र में साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2023 में भारत का 3रा स्थान आना। साथ ही भारत ने चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर उतारकर इतिहास रच दिया है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतारने वाला भारत पहला देश बन गया है। तो यहाँ पर विज्ञान और तकनीकी में हमने 4 से 5 फैक्ट लिए हैं, और वही फैक्ट लिए हैं जो भारत को विश्व में बढ़ते हुए कद को दिखाते हैं। पहला, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 40वां स्थान, अमेरिका के साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स 2023 3रा स्थान, विश्व में भारत का चंद्रयान को साउथ पोल पर उतारकर पहला देश बनना अपने आप में बहुत गौरवपूर्ण क्षण था। तो ये चीज़ें हमें विज्ञान और तकनीकी में आपको लिखनी ही होगी। इसके बाद हम देखते हैं शिक्षा का अद्वितीय स्वरूप, कि भारत की जो एजुकेशन है उसकी विश्व में तारीफ क्यों हो रही है। भारत की में बढ़ते शिक्षा के स्तर का ही नतीजा है कि आज वैश्विक स्तर पर भारत शिक्षा प्रणाली की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, तथा यहाँ के विश्वविद्यालय शोध संस्थान विश्व भर में मान्यता प्राप्त कर रहे हैं। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली दुनिया की 3री सबसे बड़ी प्रणाली है, जो लगभग हर विषय में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करती है। आज भारत में राष्ट्रीय साक्षरता दर लगभग 80% को पार कर गई है। देखिए हमने शुरू किया, अब यहाँ शिक्षा के अद्वितीय स्वरूप में मैंने नालंदा, तक्षशिला इन सब की बात नहीं की, क्योंकि हम वो इतिहास से साक्षात्कार में कर चुके हैं।
याद रखिए विद्यार्थियों, रिपीट नहीं होना है आपका कंटेंट। अगर आप एक बात किसी बिंदु में कह दिए हैं तो उस बिंदु को आपको दोबारा नहीं छेड़ना है, नहीं तो नीरसता उत्पन्न होती है। और एक बार निबंध के अगर नीरसता आ गई, उत्सुकता चली गई तो मार्क्स आपके कटेंगे। यही कारण है कि हमने वर्तमान से अभी तक लेके आए हैं, यानी हमने बढ़ते हुए शिक्षा के स्तर को दिखा करके और राष्ट्रीय शिक्षा के स्तर जो वर्तमान में 80% हो गई है वहां तक के लेकर करंट फैक्ट्स के साथ में आ गए हैं शिक्षा का अद्वितीय स्वरूप में। अब देखते हैं सांस्कृतिक धरोहर को। भारत की संस्कृति बहुआयामी होने के साथ विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। वही पाठ से शुरू कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति कर्म प्रधान संस्कृति है और प्राचीनता के साथ इसकी दूसरी विशेषता अमरता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति कई हजार वर्ष तक काल के क्रूर थप्पड़ों को खाती हुई आज तक जीवित है। देखिए, लाक्षणिक भाषा का भी आपको उपयोग करना है, इससे भाषा में चमत्कार उत्पन्न होते हैं, पढ़ने वाले को अच्छा लगता है। जैसे हमने यहाँ पर एक लाइन यूज करी, काल के क्रूर थपेड़ों को खाती हुई, यानी कोई चीज़ है जो पास्ट में बहुत ज़्यादा परेशान रही है और आज उसका वर्तमान स्वरूप निखर करके आ रहा है, तो वहाँ ऐसे आपको शब्द यूज करने हैं, काल के क्रूर थपेड़ों को खाती हुई आज तक जीवित है। इसकी तीसरी विशेषता इसका जगत गुरु होना है और इसे इस बात का श्रेय प्राप्त है कि इसने न केवल भारतवर्ष को सभ्यता का पाठ पढ़ाया, अब तो भारत के बाहर विश्व के बड़े हिस्से को जंगली जातियों को सभ्य बनाया। देखिए, 3 बिंदु यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं। प्राचीन 3 संस्कृतियों में से एक है, कर्म प्रधान संस्कृति है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कई हजार वर्ष तक क्रूर थप्पड़ों को खाती हुई आज तक जीवित है। और तीसरी है जगत गुरु होना। क्यों कि हमारे बहुत सारे प्रोग्राम आज भी, आप शायद पता हो या ना हो, युगांडा आदि देशों में वहाँ की जनजातियों को सभ्य बनाने का काम भारत कर रहा है। अफ्रीका के बहुत सारे गरीब देश हैं जहाँ पर हमारे कैंप आयोजित होते हैं जिनमें हम शिक्षा दे रहे हैं, लोगों को सभ्य बना रहे हैं, तो वहाँ भी हमें इस ओर भारत काम कर रहा है। यही कारण है कि इन बिंदुओं को सांस्कृतिक धरोहर में मैंने रखा है जो दिखाते हैं कि विश्व में भारत का कद बढ़ रहा है। इसके बाद हमने बिंदु चूज किया है भारत का विश्व में बढ़ते कद के अंतर्गत विश्व पटल पर योग का बढ़ता वर्चस्व। देखिए, योग दिवस जो भारत मना रहा है, विश्व में अगर योग दिवस मनाने के लिए भारत ने बाध्य किया है तो उसके पीछे बढ़ता हुआ है भारत का योग का प्रचार। इसमें हमने लिखा कि भारत ने विश्व को आध्यात्मिक तथा दार्शनिक क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। विश्व को भारत की सबसे बड़ी देन योग को माना जा रहा है। दरअसल योग एक विचार ही नहीं, एक संपूर्ण जीवन पद्धति है जिसमें भारतीय जीवन मूल्य यानी सांस्कृतिक समाहित है और योग विश्व को भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को संदेश पहुंचाने के लिए सक्षम रहा है। तभी तो पूरा विश्व योग को पूरी उदारता के साथ अंगीकार कर रहा है। विश्व पटल पर योग का बढ़ता वर्चस्व भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक विजय है। आपने ध्यान दिया होगा 3 से 4 बिंदु इसमें निकल कर कहें। सबसे बड़ी देन योग, विश्व को सबसे बड़ी देन क्या है? योग। और जो योग है वो विचार नहीं, जीवन पद्धति है। और तीसरा बिंदु निकल करके आया है वसुधैव कुटुंबकम की भावना, तथा लास्ट में हमने कहा है विश्व पटल पर योग का बढ़ता वर्चस्व भारत की बड़ी सांस्कृतिक विजय है। तो ऐसे 4 बिंदु, आप लैंग्वेज कोई भी यूज करें, आप अपने सेंटेंस किसी भी वे में फ्रेम करें, लेकिन ये 4 बिंदु आपको आपके योग के बारे में जब भी आप किसी निबंध में लिखेंगे वहाँ पर आपको शामिल करना ही पड़ेगा। इसके बाद जो भारत ने विजय पाई कोरोना के ऊपर, उसके ऊपर हमने लिखा कि कोरोना संकट में भी विश्व का मार्गदर्शक भारत बना। यही कारण है कि विश्व में भारत का कद बढ़ा। कोरोना काल में भारत अपनी एक अलग छाप छोड़ने में सफल रहा। बड़ी आबादी और सीमित संसाधनों वाला देश होने के बावजूद भारत ने बेहतर कोविड प्रबंधन क्षमता हासिल की और दुनिया भर में एक मिसाल कायम की। भारत संकट से न केवल एक विजेता देश के रूप में उभरा, अपितु उसने पड़ोसी देशों का भी ध्यान रखते हुए मरणासन अवस्था में पहुंच चुके सार्क जैसे संगठन को कोरोना वायरस की वैक्सीन आपूर्ति के माध्यम से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। देखिए कितना बड़ा भारत का योगदान है। अगर इस योगदान को आप विश्व में बढ़ते कद के अगर ऐसे आपका आता है और उसमें अगर इस योगदान को आप नकार देंगे तो आपका निबंध कहीं ना कहीं अधूरा रहेगा। यही कारण है कि हमने इस बिंदु को भी इसमें शामिल किया। और अब हम देखते हैं पर्यावरण संरक्षण। भारत ने अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी कदम उठाए हैं। यहाँ के लोग वन्य जीवों की संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और दुनिया को अपने प्राकृतिक संसाधनों से सही तरीके से प्रबंधन करने का उदाहरण प्रदान कर रहे हैं। देखिए अभी नाम्बिया से चीता लेकर आए थे पर्यावरण संरक्षण को बैलेंस करने के लिए। हमारे यहाँ पर वन क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है, तो पर्यावरण संरक्षण में भी भारत अपनी भूमिका निभा रहा है और एक विश्व गुरु के रूप में हम सामने आ रहे हैं।
अब बात आती है उपसंहार की, जहां पर आपका मेन कंटेंट बहुत है और उपसंहार में हमेशा या तो प्रस्तावना में या उपसंहार में आपको दोहा टाइप 2 लाइनें जरूर लिखनी चाहिए। इससे होता यह है विद्यार्थियों की आपको एकदम से अट्रैक्शन मिलता है, आपको एग्जामिनर का एकदम से ध्यान उसी लाइनों पर जाता है। तो यहाँ हमने उपसंहार इस तरह से लिखा है, भारत विश्व में अपनी बढ़ती प्रतिष्ठा के साथ एक ऐतिहासिक यात्रा पर है जो इसे केवल अद्वितीय देश बनाती है और इसने अपनी समृद्धि, विकास और सांस्कृतिक विविधता के माध्यम से विश्व को अपनी भूमि के सौंदर्य को देखने के लिए प्रेरित किया है। इस देश की बढ़ती प्रतिष्ठा की कहानी से निरंतर प्रेरणा मिलती रहेगी, जिससे विश्व में एक नए युग की शुरुआत होगी। फिर हमने लिखा, विश्व गुरु बने भारत हमारा, झंडा ऊंचा सदा रहे हमारा, गूंजे हर और एक ही नारा, भारत देश है जग में न्यारा। देखिए, मैंने ऐसी लाइनें आपके लिए चूज की हैं जो याद करने में आपको दिक्कत ना करे, आप आराम से उनको मेमोराइज कर पाएँ। नहीं तो बहुत सारे आपको लाइनें बन सकती हैं, क्लिष्ट लाइनें भी बन सकती हैं, लेकिन दिखने में सुंदर लगती हैं, याद नहीं हो पाती। यही वजह से मैं जो भी आपको कंटेंट लाता हूँ वो एकदम सिंपल लाऊंगा और जो आपको मेमोराइज करने में आसानी हो। तो इस तरह से विद्यार्थियों याद रखना, उड़ान सपनों की आपकी पूरी होगी हिंदी साहित्य गोल्ड मेडलिस्ट के साथ। मेडल स्कॉलर चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा तथा आप पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि यही वो संदेश होगा जो आपको हमारे वीडियोज़ के बारे में रिमेंबर दिलाएगा कि वीडियो अपलोड हो गया है। विद्यार्थियों, अब आपके लिए संदेश। विद्यार्थियों, आज हमने हिंदी का पहला निबंध देखा, भारत विश्व में बढ़ता कद। आशा है आपको हमारा कंटेंट पसंद आएगा। विद्यार्थियों, सब्सक्राइब और लाइक करो, क्योंकि एसएससी में जूनियर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर बनने का समय आ गया है। अनुवादक बनने तक हिंदी साहित्य गोल्ड मेडलिस्ट आपके साथ रहेगा। मेडल स्कॉलर चैनल हर कदम पर आपकी मदद करेगा। आपके सपनों को साकार करने में हम अग्रणी भूमिका निभाएंगे। ऐसे विश्वास के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।